केमिस्ट्री का कोर्स कोड 2549 है। उसमें हमने जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे क्वांटम केमिस्ट्री का। और उसमें बाकी तो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो एक चीज रह गई थी, आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूं। तो अभी जो है आज जो मैं कराऊंगा आपको वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपका यूनिट 2 है। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होते हैं उसमें क्वांटम केमिस्ट्री में, ऑल्दो सारे तो नहीं हैं, बहरहाल काफी हद तक ये कवर किए गए हैं कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, जो आप डेरिवेशन करते हैं, जो मैथमेटिकल चीजें यूज होती हैं, तो वो उनको कुछ ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी फंक्शन का, कम से कम एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, चाहे वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, जनरल डेरिवेटिव हो या पार्शियल डेरिवेटिव हो। पार्शियल डेरिवेटिव आप समझते हैं, और आम डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव। कंप्लीट डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। और जो पार्शियल होता है वो कर्ली या डेल्टा से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल कंप्लीट हो या पार्शियल हो, डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का मौजूद हो किसी इक्वेशन में, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे जो y है, y का डेरिवेटिव मौजूद है, जनरल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है ना, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये इक्वेशन जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम मतलब दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अच्छा स्टूडेंट्स, जब किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, वो अपना माइक ऑन करके, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, होल्ड कीजिएगा। अजान हो रही है, उसके बाद जो है ना बात करते हैं। अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मेरे सामने जो है ना वो फुल प्रेजेंटेशन है, फुल प्रेजेंटेशन मोड में मैंने इसको किया हुआ है। अगर किसी का कोई इशू आ रहा हो, किसी को मतलब कनेक्शन का इशू हो, कोई मसला हो, तो वो मुझे अपना माइक ऑन करके मुझे जो है ना वो बता सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो जो भी आपने ग्रुप श्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें मैसेज कर दें। बल्कि वो जो है एक ग्रुप बना लें क्वांटम केमिस्ट्री का, जो है ना 2549 का, उसमें मुझे भी ऐड कर दें। और उसमें फिर जो है ना मुझे बता दें, ताकि जो भी हो प्रॉब्लम उसका सॉल्व किया जा सके। चलें, खैर। तो यहाँ पे हम दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद हो। फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद हो, जैसा कि y आपका एक फंक्शन है, लेट से y आपका एक फंक्शन है, ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव, या लेट से फंक्शन f है आपके पास, ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट पावर। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन को डिफाइन करने के लिए, कि फर्स्ट पावर के साथ अगर वो डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर उसमें किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। तो जैसे इक्वेशन है यहाँ पे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ। एफ एक फंक्शन है, ठीक है ना।
वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, कौन सी, एक्स वाई। यानी एक्स वाई प्लेन में मौजूद है, कोई लाइन है जो एक्स वाई प्लेन में मौजूद है और उसको फंक्शन एफ से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी कि एफ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन अ रीजन इन एक्स वाई प्लेन। और ये इक्वेशन जो ऊपर लिखी है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि हायर ऑर्डर का नहीं है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये हायर ऑर्डर है। डी क्यूब डी की पावर 3 वाई ओवर डी एक्स थ्री जो है ये हायर ऑर्डर है। डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, अब ये आगे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर मैंने लिखा है, डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर लिखा है। अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? हालांकि उधर तो मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है। ये होल का जो स्क्वायर है इसको हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस डेरिवेटिव की डिग्री तो टू हो सकती है, ये इक्वेशन इक्वेशन की डिग्री तो टू हो सकती है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर है स्टिल। तो ये आपने नोट कर लेना है। इसी अगर पावर 3 होती तब भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, सेकंड ऑर्डर के लिए आगे चल के बताता हूँ कि वो जब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो तब वो सेकंड ऑर्डर होता है, अदरवाइज ये फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फिर इसके वेरिएबल को सेपरेट करके हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। देखते हैं कि जो है ना ये आ, आप लोगों के पास स्क्रीन स्टिल शेयर हो रही है या कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? स्टूडेंट, शेयर हो रही है? ओके, ठीक है, इसको आप माइक को ऑफ कर दें। अच्छा, तो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब डी वाई ओवर डी एक्स ऑलरेडी आपको बताया है कि ये फर्स्ट पावर है डेरिवेटिव की, सेकंड पावर नहीं है, ठीक है ना। एक और भी आपको एग्जांपल पीछे दी है कि अगर होल का स्क्वायर ले लूं तो स्टिल ये फर्स्ट ऑर्डर है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर नहीं है। पर उसको बाद में हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर को। तो ये 2x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से मुराद मेरी ये है कि हम डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। ये जो डिफरेंशियल फॉर्म में है इस डिफरेंशियल को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वेरिएबल आप सेपरेट करते होते हैं, जैसा कि कैनेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि उसको सॉल्व करने के लिए मैं यही करता हूँ कि 2x को दूसरी साइड पे 3 वाली साइड पे ले आता हूँ, तो ये -2x हो जाएगा, ठीक है। अब dy और dx इज इक्वल टू -2x प्लस 3। अब दो वेरिएबल है मेरे पास, एक dy और एक dx। अब इनको सेपरेशन इनकी ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एक वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड पे दूसरा वेरिएबल ले जाए। तो dx को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये -2x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वेरिएबल मैंने सेपरेट कर दिए। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं बाय इंटीग्रेशन। तो दोनों सूरतों में हमने इंटीग्रेशन ली। अब इंटीग्रेशन जो है, जब प्लस माइनस की दो वैल्यूज हों, जैसे -2x प्लस 3 है, तो ये दो इंटीग्रेशन के लिए इंडिपेंडेंट मतलब वैल्यूज हैं। कंबाइन इनको आप की बजाय इंडिविजुअल इनका आप इंटीग्रल लेते हैं।
तो आपने क्या किया, -2x dx को अलहदा कर लिया, +3 को अलहदा कर लिया। तो अब इंटीग्रल dy बेसिकली वो है 1 का इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू y। ये जो इंटीग्रल dy है बेसिकली क्या है, ये 1 का इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू y। तो 1 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन, 1 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, तो आंसर इज दैट वेरिएबल। ठीक, अब 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y, dy का मतलब ये है कि 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है, तो आंसर इज y। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, अब 2 तो है उसमें कॉमन, 2x की बात करें तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रल को, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाते हैं। कैसे, x की पावर है ऑलरेडी 1, ठीक है ना, तो अब सॉल्व करते हुए पावर जितनी होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऑलरेडी थी, तो 1 ऐड किया, 1 + 1 2 हो गया। अब टोटल पावर जो बनी पूरे फंक्शन को उतनी पावर पे डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ऑलरेडी एक था कांस्टेंट जो ऑलरेडी x के साथ मौजूद था, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचा। अब अगेन यहाँ पे आ गए हम, अब जैसे वहां पे मैंने बताया कि y को आपने इंटीग्रेट किया, 1 को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर आया y। अब 3 आपका कॉमन है, अगेन आप 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, 3 को नहीं, 3 तो कांस्टेंट है, अब 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आंसर इज x। 3 ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे x आ गया, तो 3x आंसर आ गया आपका। अच्छा, अब जो है, जो इंटीग्रेशन जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखें इंटीग्रल पे जो इंटीग्रेशन का साइन है, जब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप लिखते हैं, यानी उसके नीचे भी कुछ वैल्यू लिखते हैं ऊपर भी इंटीग्रल साइन के, तो वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जो भी आंसर आना है डेफिनेट आना है, मतलब वही आंसर है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होते हैं जिनकी मतलब लोअर लिमिट या अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, उनमें कुछ कांस्टेंट भी शामिल होता है, ठीक है, जो कि हम बाद में फाइंड करते हैं बाउंड्री कंडीशंस लगा के, ठीक है ना। तो वो जो है हम खुद उसको फाइंड करते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो अपनी तरफ से +c लिख देते हैं, मतलब वो कांस्टेंट है जो फर्दर हमने आगे जाके फाइंड करना है। तो अब ये जो है सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब c जो है कोई कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट को आप जब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, आप बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। अब ये इक्वेशन जो है ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, ठीक है ना, किस चीज को, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब जो है लाइन का मतलब है, मैंने स्टार्ट करने से पहले जब फंक्शन हमने डिफाइन किया था, हमने कहा था प्लेन एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, आपका फंक्शन अगर है कुछ वैल्यू एक्स की होगी कुछ वाई की होगी। अब ये इक्वेशन भी तो यही बता रही है ना कि कुछ आपकी एक्स की वैल्यू है और कुछ वाई की वैल्यू है, ठीक है ना, और वो प्लेन के अंदर आपका सपोज आपकी लाइन है वो, ठीक है ना। अब सी जो है, बाउंड्री कंडीशंस अगर आपने फाइंड करनी है, लेट्स से हम बाउंड्री कंडीशन लगा के सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, तो एक बाउंड्री ये है, ठीक है ना, यानी कि एक्स अगर ओरिजिन पे हम बात करें तो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की भी 0 है, अगर दोनों मतलब 0 रख दें तो वो तो मतलब कोई उसकी सेंस नहीं बनती। हम कोई मतलब एक लाइन तभी बनेगी ना अगर एक्स भी 0 रखें वाई भी 0 रखें, वो लाइन तो ना हुई ना, नथिंग, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, वही ओरिजिन के ऊपर आपका वो पॉइंट है, वो पॉइंट है एक,
लाइन तो ना होगी ना। लाइन तभी हो सकती है कि चलो x हमने 0 रख ली ओरिजिन के ऊपर, और अब y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो लें, जरूरी नहीं है कि आप x 0 ले लें, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि बाउंड्री कंडीशन लगा के जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। तो चलो हमने कहा बाउंड्री एक है, x की वैल्यू है 0, ठीक है ना। अब y की वैल्यू जरूरी नहीं कि आप 3 रख लें, आप उसको 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कोई वैल्यू आप उसकी रख सकते हैं। लेट सपोज हमने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 3 रखी। अब ये इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करें तो आपके पास c की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। अब c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आपकी वैल्यू आ गई है। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, उसके डिफरेंशियल को सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होता है, जैसा कि हमने इंटीग्रेशन से किया है। तो ये क्लियर है। अब किसी ने कोई क्वेश्चन करना है यहाँ तक तो मैं दोबारा उस पे आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें। किसी का कोई इशू है, कोई चीज पूछना चाहता है, वो अपना माइक ऑन कर सकता है और पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ जी। अच्छा, उसामा का क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल क्या होता है। डिफरेंशियल डेरिवेटिव को बोलते हैं। जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जिस तरह ऑपरेटर आगे चल के पढ़ाना है मैंने, वो भी इसका हिस्सा है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। चलें अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहले उसामा का जवाब दे दूं आमिर। तो डिफरेंशियल बेसिकली ऑपरेटर है जिसको हम डेरिवेटिव ब्रॉडर सेंस में डेरिवेटिव बोलते हैं। जिस तरह प्लस मैथमेटिक्स में एक डेरिवेटिव है, माइनस मैथमेटिक्स में एक डेरिवेटिव है, जिस तरह स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट मैथमेटिक्स में डेरिवे वो हैं ऑपरेटर हैं, इसी तरह ऑपरेटर के बारे में आगे मैंने बताना है, लेकिन जस्ट यहाँ पे आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसी तरह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये भी ऑपरेटर हैं। तो डेरिवेटिव के लिए भी रूल डिफाइन है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रल के लिए भी जो है ना रूल डिफाइन है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली डेरिवेटिव डिफरेंशियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव से निकला है। ठीक हो गया उसामा, आपका वो क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलें आमिर नवाज। बाउंड्री कंडीशन जो है ना आमिर, जो है ये डिफाइन नहीं होती। सबसे बेस्ट बाउंड्री कंडीशन तो होती हैं कि आप इनिशियल अगर एक आपका वेरिएबल है तो आप उसको 0 कंसिडर करते हैं, दूसरा अकॉर्डिंगली आ जाता है, ठीक है ना। बेस्ट बाउंड्री कंडीशन तो हम जो है ना उस जहां से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। आपने कोई चीज जो है ना किसी को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे रिएक्शन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपने कहा कि प्रोडक्ट आपका 0 है। बेस्ट तो बाउंड्री कंडीशन होती हैं जो आपने मतलब जहां से स्टार्ट लिया, बेस्ट तो वो होती है। अदरवाइज जरूरी नहीं होता कि बाउंड्री कंडीशन जो है ना ऑलवेज जो है 0 ही हो, उसकी कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन हमने वो की है, ये सपोज्ड है, ठीक है ना। क्योंकि सी को हम सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें आपको सपोज करनी पड़ती हैं। तो अब सी को फाइंड करने के लिए हमने, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल को की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो एक की हमने चलो 0 कर ली, तो दूसरे की कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप उसकी 0 ही लें, मतलब एक्स को जरूरी नहीं, क्योंकि सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइन है ना। तो किसी जगह पे कोई भी वैल्यू आप उसकी सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी एक्स की 1 सपोज कर लें, वाई की 2 कर लें, तो ये आप सपोज कर सकते हैं, ये ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया। जी आमिर।
हो गया क्लियर? चलें, अब और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे चलते हैं। मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, मेरे समेत जो है ना 9 यूजर एक्टिव हैं। तो आपके 9 स्टूडेंट हैं, तो उसमें कौन सा स्टूडेंट है जो क्लास नहीं ले रहा? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। चलें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर किसी फंक्शन का सेकंड पावर हो डिफरेंशियल की, सेकंड पावर हो, जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपकी एटलीस्ट ये होना चाहिए उस इक्वेशन में, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो आपकी वो इक्वेशन जो है ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन व्हिच एनी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव ऑर्डर टू। ऑर्डर टू का मतलब है कि उस डेरिवेटिव की जो है ना होल स्क्वायर ना हो, ठीक है ना, बल्कि इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अगेन हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। अब इसके सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करने का तरीका। पिछले वाला तो सिंपली हमने वेरिएबल सेपरेट किए और उनको जो है ना इंटीग्रेशन ले ली और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, और फर्स्ट ऑर्डर के केस में वो इजीली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये है, थोड़ा सा डिफरेंट हम चलेंगे। जितनी भी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं ना, जितनी भी हायर ऑर्डर की, यानी कि सेकंड ऑर्डर हो थर्ड ऑर्डर हो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उनका जो जर्नल सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x। और अगर x और y दो वेरिएबल फंक्शन की अगर बात करें, आप यही दो वेरिएबल कंसिडर करें y और x, दूसरे वेरिएबल होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। लेट से s और t वेरिएबल हैं, उनके हिसाब से लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे s इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा t, वो जो भी वेरिएबल आपके हैं। तो यहाँ x और y की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जर्नल सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x। अब यहाँ पे जो अल्फा है, हर इक्वेशन के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। अल्फा को सॉल्व करेंगे, फिर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, तो तब जाके जो है ना हमारा अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। लेकिन जो जर्नल सॉल्यूशन आता है एनी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x। ये होता है सॉल्यूशन, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब अल्फा इसलिए एक्सपोनेंशियल इसलिए इनका आता है क्योंकि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, ठीक है ना, वो फिर जीरो नहीं आएगा, एक्सपोनेंट जीरो नहीं आता। अब डेरिवेटिव ले लें तो एक्सपोनेंट जीरो नहीं आएगा। बहरहाल वो एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन हो जाएगी। बहरहाल जो चीज यहाँ पे इस लेवल पे आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि एनी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जर्नल सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x। अब ये हमने लिख दिया, सपोज इट्स सॉल्यूशन इज दिस वन, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x। अब आगे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन का y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x का डबल डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सिंगल डेरिवेटिव लेंगे पहले तो डी वाई ओवर डी एक्स, आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट अल्फा एक्स एज इट इज। ठीक, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका पता है ना, कि डेरिवेटिव जब लेते हैं, एक्सपोनेंट अल्फा एक्स था तो एज इट इज एक्सपोनेंट अल्फा एक्स लिख लिया।
अब अगला स्टेप क्या होता है, जो एक्सपोनेंट की पावर होती है, पावर क्या है, अल्फा एक्स है, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आंसर इज अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा मल्टीप्लाई हो गया एक्सपोनेंट अल्फा एक्स के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, जब सेकंड लेंगे तो वो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया डी वाई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंट अल्फा एक्स, ठीक हो गया। अब क्या किया आपने, जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन हमारी क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन वन है। तो इक्वेशन वन में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंट अल्फा एक्स माइनस 9 एक्सपोनेंट अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंट अल्फा एक्स, इसको आपने कॉमन लेना है, तो पहली टर्म में अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, दूसरी टर्म में -9 बच गया इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब इसका मतलब ये हुआ एक्सपोनेंट अल्फा एक्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर -9, एक्सपोनेंट अल्फा एक्स को मैं एक टर्म कंसिडर कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर -9 को दूसरी टर्म कंसिडर कर, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, राइट साइड पे इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंट अल्फा एक्स या तो ये 0 है या फिर अल्फा स्क्वायर -9 ये 0 है, इन दोनों में से कोई एक तो 0 है, तब जाके ये जस्टिफाई होगा ना कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो अब एक्सपोनेंट अल्फा एक्स ये तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर वो 0 होता है तो फंक्शन एज इट इज 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, तो फंक्शन तो एज इट इज 0 हमारा है नहीं, तो फिर अल्फा स्क्वायर -9 ये 0 होगा। मेरी बात दोबारा सुने, मैंने ये कहा है कि ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है एक्सपोनेंट अल्फा एक्स इनटू अल्फा स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए या तो एक्सपोनेंट अल्फा एक्स ये 0 है या फिर अल्फा स्क्वायर -9 0 है। तो मैंने कहा एक्सपोनेंट अल्फा एक्स तो 0 है नहीं, अगर वो 0 हो तो फंक्शन एज इट इज 0 हो जाएगा, तो वो तो है नहीं 0, फिर अल्फा स्क्वायर -9 डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी आगे हम लिखते हैं। तो एक्सपोनेंट अल्फा एक्स तो 0 है नहीं, इट मींस अल्फा स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, ये चीज 0 है। अब इसको -9 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इन दोनों का स्क्वायर रूट लें तो अल्फा इज इक्वल टू +-3। यहाँ पे ये आ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 3 +3 और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू -3, ठीक। अब दोनों हमने कंसिडर करने हैं, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3x हो जाएगा, कहां से, ये पीछे आ जाए जहां पे हमने कहा था कि सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा एक्स, सपोज इट सॉल्यूशन इज, जहां पे मैंने कहा था y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा एक्स। अब अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा एक्स में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी है, एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, तो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3x, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट -3x। अच्छा, अब ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई, ये जो हमने सॉल्व किया इसको, बट क्योंकि हमारी कंबाइन सॉल्यूशन क्या होगा इसका,
ये हमने मैथमेटिकल उसमें अंडरस्टूड है, मैथमेटिक्स में, कि दो सॉल्यूशन को दो सॉल्यूशन का अगर सम हम करें तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है। सम ऑफ टू सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3x और दूसरा y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट -3x। दो सॉल्यूशन है ना, कि अल्फा +3 के लिए और अल्फा -3 के लिए। तो ये मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड मतलब रूल है कि सम ऑफ टू सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन जो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3x और y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट -3x, ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन है। तो इनको अगर हम सम करें तो वो भी अनदर सॉल्यूशन है जो कि अंडरस्टूड है। तो अब हमने इनको ऐड किया इन दोनों को, एक्सपोनेंट 3x प्लस एक्सपोनेंट -3x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिख दिया था C1 प्लस C2, ठीक है ना। अब C1 और C2 कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंट 3x के और एक्सपोनेंट -3x के। तो जब कभी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होंगे, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास, सिर्फ C1, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर होगी तो दो कांस्टेंट आएंगे, जैसे C1 और C2। और थर्ड ऑर्डर होगी तो फिर कितने आएंगे, तीन आएंगे, C1 C2 C3। तो ये C1 C2 कोफिशिएंट हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है ना। और जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे ये उतने आपके पास आएंगे। थर्ड ऑर्डर होगी तो C1 C2 C3 होंगे। अब सेकंड ऑर्डर है तो ये दो हैं, C1 है एक, दूसरा C2 है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व किया तो C1 उसके लिए, सेकंड को सॉल्व किया तो उसके लिए C2। अच्छा, अब ये है हमारे पास सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से हमने स्टार्ट किया, सपोज करके कि जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि कोई भी हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x होता है। उसको लेकर चले, हमने फर्दर सॉल्व किया अल्फा के लिए, तो यहाँ पर हम पहुंच गए y इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंट 3x प्लस C2 एक्सपोनेंट -3x। तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब अगर ये वाला सॉल्यूशन हमारा ठीक है तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने y इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अल्फा x सपोज किया था तो वो सॉल्यूशन भी ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसको हमने वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें इस इक्वेशन का, पिछली इक्वेशन का, dy ओवर dx, ठीक है। तो C1 है आपका कांस्टेंट, C1 एज इट इज लिखेंगे, एक्सपोनेंट 3x जैसे पहले बताया एज इट इज पहले लिख दिया। लेकिन अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसलिए इस टर्म का जो ओवरऑल डेरिवेटिव आया वो आया 3C1 एक्सपोनेंट 3x। अब आ जाएंगे आगे, तो वहां पे प्लस था तो ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो -3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो -3 आएगा। तो -3C2 एक्सपोनेंट -3x। तो अब डबल डेरिवेटिव की बात मैंने की है तो अगेन डेरिवेटिव ले लें, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 3 दोबारा आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा दोनों सूरतों में। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कोई मैसेज किया है आप लोगों ने, क्वेश्चन आपके मैं लेता हूँ उसामा, ये मैं क्वेश्चन आपके लूंगा। अभी ये हम खत्म करते हैं ना इस टॉपिक को, तो मैं फिर आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना। तो चलें।
तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9c1 एक्सपोनेंट 3x प्लस 9c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x। अब ये जो वैल्यू आई है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, ये किस में हमने पुट करना है? इसको हमने पुट करना है इक्वेशन जो पहली पहली इक्वेशन थी हमारी। ये मैं आपको ये इसमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब ये इस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने इसमें पुट की। तो ये पुट करने के बाद यही चीज ये आपने यहाँ पे लिख दी 9c1 है एक्सपोनेंट 3x प्लस 9c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x। अब ये -9y था, ये -9y, तो -9। अब ये जो y है, y कौन सा हमने पुट किया है? पिछला ये जो वैल्यू आई है y की, तो y की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की है c1 एक्सपोनेंट 3x प्लस c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x। अच्छा, अब इसको ओपन कर लिया, 9c1 एक्सपोनेंट 3x माइनस 9c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x। अब ये देखें 9c1 एक्सपोनेंट 3x, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ कैंसिल हो गया, प्लस 9c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x प्लस वाला माइनस 9c2 एक्सपोनेंट माइनस 3x के साथ कैंसिल हो गया। ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो 0 इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। कौन से वाली? इसको हम चेक करना चाह रहे थे कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है। अब ये जस्टिफाई हो गया कि ये इक्वेशन, ये सोल्यूशन हमारा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जनरल सोल्यूशन हमने सपोज किया था ये भी ठीक है। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप अपने क्वेश्चन जो है ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से पूछ सकते हैं। तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन है उसामा का कि C1 और C2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे या ऐड, क्योंकि डिफरेंशियल में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसामा, ये है कि जो कांस्टेंट हैं, मैंने बताया आपको कि एक हमारा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन किया है, जो एक्सपोनेंट हमारे आए हैं अल्फा के अलग अलग, तो हमने इनको ऐड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। ठीक है ना? आप दोबारा क्वेश्चन माइक ऑन कर लें, आप माइक ऑन करके आप जो चीज पूछना चाह रहे हैं माइक ऑन करके पूछें उसामा। जी जी जी, नहीं नहीं, वो इंटीग्रल इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बोलें बोलें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो दो डिफरेंशियल हैं, जो दो सॉल्यूशन आए हैं, ठीक है ना, अल्फा के लिए जो हमने सॉल्व किया, एक्सपोनेंट 3x आया और एक्सपोनेंट -3x आया। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात आप? ऑन कर ले माइक। हाँ, हमने क्या किया कि एक्सपोनेंट 3x और एक्सपोनेंट -3x, इन दोनों को हमने ये अल्फा के लिए हमने जो है ना सॉल्व किया। तो अब ये जो एक्सपोनेंट 3x है ना, अब एक्सपोनेंट 3x जो है ना, ये एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं है, इसके साथ कुछ और चीज भी है जो कि कोफिशिएंट इसका है, जिसको हमने C1 लिखा है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है ना?
तो वो जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, और जो C2 है वो दूसरे के साथ, मतलब वो एग्जैक्ट जिस तरह वो इंटीग्रेशन में खाली कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे वो नहीं है कि आपने खाली कांस्टेंट जो है ना ऐड कर देना, वो एक्सपोनेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये दो जो सॉल्यूशन अलग अलग आपने किए हैं, इनको आप जो है ना क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि सॉल्यूशन, सम ऑफ टू सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो इसलिए हमने जो है ना ये, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये दो सॉल्यूशन का जो सम होता है वो भी सॉल्यूशन होता है, तो उसको हमने सॉल्यूशन ही कंसिडर किया है। ठीक है, और और किसी ने कुछ पूछना है? चलें फिर आगे चलते हैं। सर जी सर जी। हमने स्टार्ट में मैथ में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा आता है शायद, तो वो अच्छा, कुछ किस तरह पढ़ा था उसकी जरा। उसकी तरफ हम जा ही नहीं रहे। ठीक है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बेसिकली जो चीजें हमने यूज करनी है वो ये यूज करनी है कि आपको इतना मतलब आइडिया हो, जब आगे यूज हो, कि फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स कहीं पे आ रहा है किसी इक्वेशन में, तो आपको इतनी डिस्टिंक्शन हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ, वो एक अलग प्रॉपर एक मतलब अलग आपका टॉपिक हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैं बात करूं तो ये एक पूरा मॉड्यूल बन जाए, उसके ऊपर हम अगर डिस्कस करें। जो चीज यहाँ पे हमें मतलब क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि कोई इक्वेशन अगर गिवन है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, और सिंपल वेरिएबल के साथ अगर आपको उसको सॉल्व करना पड़े तो आप कर सकें। ठीक हो गया? जी सर, हाँ ठीक जी, हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें अब हम आगे चलते हैं। चलें जी, अब ऑपरेटर, जो चीज हमने क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार हम उसको डिस्कस करेंगे, वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है कि कोई भी चीज जैसा कि फंक्शन पर ऑपरेट करती है तो उसको आप ऑपरेटर कहते हैं। कैसे? जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, स्क्वायर रूट है, ये सारी चीजें क्या हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर जब भी कभी, मैथमेटिकल ऑपरेटर जब भी कभी किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई आप इसे करते हैं तो वो नई वैल्यू जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 3x प्लस सब ऑपरेटर है, तो आंसर इज 6x। 3x माइनस 3x, आंसर इज 0। 3x डिवाइडेड बाय 3x, आंसर इज 1। ठीक है ना, 3x मल्टीप्लाई 3x, 9x स्क्वायर। तो जब भी कभी ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर फंक्शंस के ऊपर, मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर, तो एक न्यू आंसर जनरेट हो जाएगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली वो फंक्शन है जिस पर ऑपरेटर अप्लाई होता है। ठीक है ना, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ 9x। अब 9x जो है यहाँ पे ऑपरेंड है और डी वाई ओवर डी एक्स ऑपरेटर है। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है
वो है आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन को इस तरह समझ लें कि एक ऑपरेटर आप अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर, और फंक्शन जो है आफ्टर ऑपरेशन आपने अप्लाई किया मैथमेटिकल ऑपरेटर फंक्शन पर, और फंक्शन जो है रीजनरेट हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू कि वो प्लस माइनस उसकी वैल्यू आ रही है, उससे कता नजर वो सेम फंक्शन वापस रीजनरेट हो गया। तो आपका जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन कहलाता है। अब वो आफ्टर ऑपरेशन जो वैल्यू होगी उसकी फंक्शन की या मैग्नीट्यूड होगी, उसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। यानी वेन एवर एन ऑपरेटर operates on a function and the same function is obtained with same numerical value, then the function is said to be eigenfunction and the numerical value is called eigenvalue. आइगन इक्वेशन सिंपल है, तो वो इक्वेशन जिसमें आइगन फंक्शन, वो इक्वेशन जिसमें आइगन फंक्शन भी मौजूद हो और आइगन वैल्यू भी मौजूद हो, वो आपकी आइगन वैल्यूड इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या है? ये ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर है, जो कि क्वांटम में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। और साई क्या है? फंक्शन है। अब ये एनर्जी ऑपरेटर जब साई के ऊपर ऑपरेट होता है तो एनर्जी की कोई मैग्नीट्यूड आती है, ई जो कि हमने लिख दिया है, साई दोबारा रीजनरेट हो गया है, तो ई जो है वो आइगन वैल्यू है, साई जो है आइगन फंक्शन है, और एच जो है ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले ये तीन चीजें, ऑपरेटर, ऑपरेंड, आइगन फंक्शन, आइगन इक्वेशन, इस हवाले से आप लोगों ने कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। जी, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेंड, आइगन फंक्शन, ठीक है ना, आइगन वैल्यू, आइगन इक्वेशन, इसके हवाले से किसी का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले, फिर हम इनकी एग्जाम्पल थोड़ी पढ़ते हैं। जी, क्लियर है? चलें। हाँ, ऑपरेटर की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, जैसा कि डिफरेंशियल है। अच्छा, ऑपरेटर की जो जर्नल सिंबल है, ए के ऊपर जो है कैपा डाल दिया है, ये जर्नल उसकी रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेटर की मैथमेटिक्स में। तो डिफरेंशियल भी ऑपरेटर है, स्क्वायर रूट भी ऑपरेटर है। अच्छा, अब डिफरेंशियल का स्क्वायर भी यानी डबल डेरिवेटिव भी, ये भी ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट भी ऑपरेटर है। अच्छा, अगर हम बात करें ऑपरेटर की टाइप्स की, तो ऑपरेटर की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर और दूसरी है नॉन लीनियर। तो लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है कि अगर दो फंक्शन हैं और उनके कंबाइंड सम के ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करें, कंबाइंड सम के ऊपर आप ऑपरेटर अप्लाई करें, जो आंसर आए वो आंसर उनके इंडिविजुअल फंक्शंस पर ऑपरेटर अप्लाई करके फिर जो आंसर आए अलग अलग उन दोनों को ऐड कर दें और पहले आंसर के साथ वो इक्वल आ जाए,
तो आपका ऑपरेटर लीनियर है। कैसे? जैसा कि नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑपरेटर ए प्लस बी पे कंबाइन सम के ऊपर अप्लाई किया और अलहदा अलहदा ए पे भी अप्लाई किया ऑपरेटर और बी पर भी, और जो उनका सम आया वो इसके सम के बराबर है, तो ऑपरेटर आपका लीनियर है। और अगर ना आए इक्वल, ये बराबर ना हो दोनों चीजें, तो फिर ये नॉन लीनियर होगा। यानी एन ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर if its application on the sum of two functions gives the result that is equal to the sum of operators on the two functions separately. Non-linear, an operator is said to be non-linear if its application on the sum of two functions does not generate same results. If it is applied separately on those functions. अब कौन सा स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, स्क्वायर रूट जो है ये आपका नॉन लीनियर फंक्शन है। कैसे? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कंबाइन अगर इनका स्क्वायर रूट लें और फिर एफ ऑफ एक्स का अलहदा स्क्वायर रूट लें, जी ऑफ एक्स का अलहदा स्क्वायर रूट लें और उन दोनों का सम लें और वो कंबाइन वाले रिजल्ट का सम लें, तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर रूट है ये नॉन लीनियर फंक्शन। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कौन से जो है ना फंक्शन लीनियर है, ओ सॉरी, कौन से ऑपरेटर लीनियर है और कौन से नॉन लीनियर है। एग्जांपल हमारी है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन हमारा 3x स्क्वायर के बराबर है और दूसरा फंक्शन हमारा g ऑफ x इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बराबर है। ऑपरेटर यहां पे हमारे पास है डी ओवर डी एक्स। ठीक, अब हमने चेक करना है कि डिफरेंशियल हमारा जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स, ये ऑपरेटर ये लीनियर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले ये जर्नल फॉर्म लिखेंगे लीनियरिटी की, कि कोई ऑपरेटर लीनियर कब हो सकता है कि ऑपरेटर ए कंबाइन अप्लाई हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स पे, वो इक्वल हो अगर ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स इंडिविजुअली अप्लाई हो प्लस फिर ऑपरेटर ए जी एफ एक्स पे अप्लाई हो, दोनों का सम कंबाइन अप्लाई होने पे इक्वल हो। ये कंडीशन है लीनियरिटी की, तो ये हमने लिखी। और ऑपरेटर हमारा है यहाँ पे इस केस में डिफरेंशियल है डी ओवर डी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी है 3x स्क्वायर, पीछे हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स हमारा वो 3x स्क्वायर के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने 3x स्क्वायर लिखा। जी ऑफ एक्स हमारा 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, वो लिखा। ये क्योंकि प्लस था, कंबाइंड सम था, हमने इकट्ठा सम लिख दिया। और ये कंडीशन ये बताती है कि नहीं अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लो। तो एफ ऑफ एक्स हमारा 3x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल हमने ले लिया, प्लस जो जी ऑफ एक्स था हमारा 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसका इंडिविजुअल ले लिया। अब इसको सॉल्व करें। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे 13x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव लेते हुए पावर मल्टीप्लाई हो जाती है शुरू में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 26 आ गया, और x स्क्वायर 2 माइनस 1 आंसर 1 पावर 1 बची, तो ये क्या हो जाएगा 26x हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 3 ओनली बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, तो 26x प्लस 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसका 3 कॉमन आ गया,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हाँ प्लस 10 कॉमन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 कॉमन एक्स का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 6x हो जाएगा। और प्लस जो दूसरा फंक्शन था ये वाला, ये 10 टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा। यहाँ पे 3x है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये प्लस 2 है, कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो 6x प्लस 20x प्लस 3, तो 6x प्लस 20x 26x हो जाएगा प्लस 3। तो 26x प्लस 3 इज इक्वल टू 26x प्लस 3। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये वाला जो हमारा डिफरेंशियल है डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर इन फंक्शंस के लिए, कौन से फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इन दो फंक्शंस के लिए हमारा जो ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, ये क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल के हवाले से आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। जी, इन एग्जांपल्स के बारे में, ये जो एग्जांपल हमने की है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आइगन फंक्शन का बताता हूं आपको शमल सैफुल्ला, आइगन फंक्शन का बताता हूं। ये एग्जांपल, इसमें किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। एग्जांपल क्लियर है? चलें, आइगन फंक्शन का मैंने बताया है कि वो फंक्शन जब उस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया जाए और वो फंक्शन रीजनरेट हो जाए, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अपना शमा, ये अपना माइक ऑन कर लें, ठीक है? आप सुन रही हैं मेरी बात? हेलो, हेलो, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। चलें टाइप करके बता दें। अच्छा, आइगन फंक्शन, हेलो, अब आवाज आ रही थी वैसे। हेलो, अच्छा खैर, तो मैंने कहा कि किसी फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें हम और फंक्शन रीजनरेट हो जाए तो उसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है ना। और cos थीटा को दोबारा डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या आ जाता है, दोबारा माइनस साइन थीटा आ जाएगा ना। तो अब साइन थीटा रीजनरेट हुआ किस पे, डबल डेरिवेटिव पे, यानी कि डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपका साइन थीटा जो है वो आइगन फंक्शन है। क्या है, आइगन फंक्शन है। सिंगल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिर आइगन फंक्शन नहीं है साइन थीटा। विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, साइन थीटा आपका आइगन फंक्शन है क्योंकि वो रीजनरेट हो चुका है। अब वो जो वैल्यू माइनस आ रही है, अच्छा, अब वो जो वैल्यू माइनस आ रही है वो उसकी आइगन वैल्यू है -1। तो
शमा सैफुल्ला ये बताएंगे आपको आइगन फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप लिख के मुझे बता दें, माइक बंद कर दें, मुझे लिख के बता दें। अच्छा, अब इरम आफ्ताब आपने पूछा है कि ऑपरेटर लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है जिस पे ऑपरेटर अप्लाई हो। नो, ठीक है ना इरम, ये फंक्शन पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना, ये ऑपरेटर होता है इटसेल्फ, ठीक है ना, ये ऑपरेटर इटसेल्फ जो है ना वो करता है, डिफाइन करता है कि वो खुद क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, बशर्ते कि वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों फंक्शन के सम पर वो ऑपरेटर अप्लाई हो और जो आंसर आए, फिर उन फंक्शंस को इंडिविजुअली उन पर वो ऑपरेटर अप्लाई कर लें, ठीक है ना, और उनका जो आंसर आए, तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ऑपरेटर आपका लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। इरम, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, ठीक हो गया। चलें, अब हम आगे चलते हैं। चलें, अब हम देखते हैं, हमारा ऑपरेटर है स्क्वायर, ऑपरेटर हमारा क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर को देखते हैं कि वेदर इट इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो स्क्वायर को वही एग्जांपल वही ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारा 3x स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स हमारा 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब पहले वही लिनियरिटी वाली हमने जो हमारे पास कंडीशन है, यानी ऑपरेटर ए होल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और ऑपरेटर ए एफ ऑफ एक्स के लिए प्लस ऑपरेटर ए जी ऑफ एक्स के लिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑपरेटर लीनियर है, अदरवाइज आपका ऑपरेटर नॉन लीनियर है। तो एफ ऑफ एक्स आपका 3x स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स आपका 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू अलहदा आपने लिखा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका भी होल स्क्वायर, और उधर का कंबाइन स्क्वायर। अब उसको आपने इकट्ठा कर लिया, 10x प्लस 3x, ये 13x स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर। अब देखें, अब अगर हम पूरा इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो ये बराबर नहीं आती, ठीक है ना, वैल्यूज हमारी बराबर नहीं आती, इसलिए ये हमारा इक्वल नहीं है। मैंने इज नॉट इक्वल को टू का साइन यहाँ पे डाल दिया। क्यों? ऐसे ही समझ लें, जैसे आप पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर तो नहीं होता ना। तो इन द सेम सेंस ये जो आपने लिखा उधर, वो ए प्लस बी ही समझ लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, इट इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो इस एग्जांपल में किसी को कोई चीज पूछनी है तो मैं बता देता हूं, ये एग्जांपल स्क्वायर के हवाले से कि स्क्वायर इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर, और इसमें हमने वही एग्जांपल जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और जी ऑफ एक्स भी वही वाली पिछले एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल पे दो फंक्शन के लिए स्क्वायर को अप्लाई किया और चेक किया वेदर इट इज अ लीनियर ऑपरेटर और नॉन लीनियर ऑपरेटर। तो हमें जो वहां से पता चला वो ये था कि स्क्वायर ऑपरेटर इज अ नॉन लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि वो जो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा। तो
इस एग्जांपल में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, जिसको कुछ क्लियर ना हुआ हो तो वो पूछ सकता है। जी चलें, ठीक हो। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। चलें, अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट को। इसमें अब फंक्शन थोड़े डिफरेंट, यहाँ पे वो पिछले एग्जांपल वाले नहीं है, डिफरेंट है, बट कोई इशू नहीं। ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंट। ऑपरेटर क्या है हमारा? एक्सपोनेंट। और एफ ऑफ एक्स जो एक फंक्शन है वो 3x के बराबर है, और जी ऑफ एक्स जो दूसरा फंक्शन है वो इज इक्वल टू 2x। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने मुख्तसर फंक्शन रख दी है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, उनको भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने सिंपल जो है ना फंक्शन ले लिए हैं। एफ ऑफ एक्स 3x के बराबर है, जी एफ एक्स 2x के बराबर है। तो लिनियरिटी के लिए लीनियर ऑपरेटर की जो वो है क्या कहते हैं कंडीशन है वो लिखी हमने। ऑपरेटर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स प्लस ऑपरेटर जी ऑफ एक्स। अब हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट लिखा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कहा कि कंबाइन सम के ऊपर लगता है, एक्सपोनेंट का हमने कंबाइन सम लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और राइट हैंड साइड पे हमने कहा कि फंक्शंस पर इंडिविजुअली ऑपरेटर अप्लाई हो, फिर उनका सम लिया जाए, तो एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंट जी ऑफ एक्स। ठीक, अब एक्सपोनेंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ऑफ एक्स है, 2x थी, हमने वो वैल्यूज लिख दी, एक्सपोनेंट 3x प्लस 2x आ गया। और इधर भी हमने एक्सपोनेंट की वैल्यूज लिख दी, एक्सपोनेंट 3x प्लस एक्सपोनेंट 2x। अब एक्सपोनेंट 3x प्लस 2x, अब जो सम होता है एक्सपोनेंट्स का वो बेसिकली सम ही रहता है एक्सपोनेंट्स का। अब एक्सपोनेंट की पावर्स जो प्लस माइनस होती हैं उनका मतलब होता है कि वो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स की जो वैल्यूज थी वो आपस में एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? यहां पे जैसे मैंने लिख दिया कि एक्सपोनेंट 3x प्लस 2x का मतलब है कि एक्सपोनेंट 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 2x, ये दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर कंबाइन लिखूं तो इस तरह लिखूंगा एक्सपोनेंट 3x प्लस 2x, या फिर इस तरह लिख देंगे एक्सपोनेंट 3x मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट 2x। लेकिन ये जो है एक्सपोनेंट 3x प्लस एक्सपोनेंट 2x ये सेपरेट चीज है, ठीक है ना। जो आंसर होंगे वो आपस में इनके ऐड होंगे, और जो एक्सपोनेंट्स के यहाँ पे आंसर होंगे मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स के आंसर होंगे मल्टी प्लस होंगे राइट साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, सॉरी एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ये आपका नॉन लीनियर ऑपरेटर है। एक्सपोनेंट जो है ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो इसमें मैं आऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि कोई चीज जो आप लोगों को क्लियर ना हो तो वो मुझे बता दें। एक्सपोनेंट ऑपरेटर के हवाले से जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर is the non-linear operator. Exponent is the non-linear operator. तो इसमें अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ कुछ तो वो मुझसे पूछ ले।
क्लियर? चल अब हम चलते हैं You are now तो muted. इंटीग्रल के साथ हमने dx लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल ऑपरेटर हमारा, इसको हम चेक करते हैं। फंक्शन वो प्रीवियस एग्जांपल वाले हैं। चलें ठीक है, माइक ऑफ कर दें। खैर, उसामा आपको वो स्क्रीन शेयर You are होना now शुरू होगी कि unmuted. नहीं? हो गई है? हाँ। You are now अच्छा, muted. अब मैं बता रहा था कि इस 3x और 2x को हम जब ऐड, 3x प्लस 2x, ये 5x हो गया इसका इंटीग्रल। अब ये 3 जो है ना कांस्टेंट है, पहले हमने लिख लिया x dx, प्लस इधर 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 5x का इंटीग्रल क्या होगा कि सबसे पहले 5x एज इट इज लिखें। अब x का पावर पहले 1 थी, तो इसमें 1 और ऐड की तो ये पावर हो गई 2। वो जो पावर रूल आप इंटीग्रल का लगाते हैं। अब यही जो पावर आई है इसी पे ही डिवाइड करना है। तो इसको तो आपने सॉल्व किया पावर रूल से, तो ये आ गया 5x स्क्वायर ओवर 2। अब इसी तरह ये भी पावर रूल से सॉल्व होगा, तो x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब ये x स्क्वायर ओवर 2 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इनको हमने 3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x स्क्वायर को ऐड करें तो ये आता है 5x स्क्वायर ओवर 2, और ये 5x स्क्वायर ओवर 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू आई है वही जो है ना हमारी राइट हैंड साइड पे ही वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटीग्रल ऑपरेटर है, जो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है हमारा, ये लीनियर ऑपरेटर है। तो अब मैं दोबारा इधर आ जाता हूं। इंटीग्रेशन के हवाले से जो ये एग्जांपल हमने पढ़ी है इंटीग्रल ऑपरेटर की, इसके हवाले से मुझे बताएं कि ये चीज क्लियर हो गई है या किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है? जी चल चलें, अब हम आगे चलते हैं। अब लेट से कोई ऑपरेटर ए है, साई हमारा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर जब हमने इस फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया स्मॉल ए साई, ये स्मॉल ए साई। ए जो है ना हमारी, पीछे मैंने आपको बताया है आइगन वैल्यू है, और साई हमारा ये जो है आइगन फंक्शन है। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर हम फॉर एग्जांपल यूज करते हैं इसके लिए, डिफरेंशियल का ऑपरेटर ले रहे हैं हम, ठीक है ना। और साई जो है हमारा जो फंक्शन है, इसको हम ले रहे हैं एक्सपोनेंट के एक्स, एक्सपोनेंट के एक्स। अब इसको जब हम डेरिवेटिव इसका लेते हैं, सिंगल डेरिवेटिव नहीं लेना, चलें सिंगल डेरिवेटिव पे तो ये आइगन फंक्शन नहीं बनेगा, डबल डेरिवेटिव पे बनेगा। एक दफा इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ऑपरेटर की जगह पे
डिफरेंशियल आ गया, साई की जगह पे एक्सपोनेंट के एक्स आ गया। अब बताया है आपको कि जब डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले एज इट इज आप लिख देते हो, फिर क्या करते हो, जो उसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेके जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि इसका डिफरेंशियल जब लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर यहाँ पे के आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया के एक्सपोनेंट के एक्स। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ये वाला है साई एक्सपोनेंट के एक्स है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है ये आपका फंक्शन एक्सपोनेंट के एक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, ये आइगन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन एज इट इज वापस रीजनरेट हो गया। फंक्शन कौन सा था आपका? एक्सपोनेंट के एक्स था, फंक्शन आपका रीजनरेट हो गया एक्सपोनेंट के एक्स। और ये जो के है, के आपकी आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, ये कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकती है प्लस माइनस में, तो ये आइगन वैल्यू है, ये आपका आइगन फंक्शन है, ठीक है ना। और बस अब इसके हवाले से आप मुझे बता दें कि कोई चीज आप लोगों की क्लियर नहीं हुई इस एग्जांपल में, तो मैं आपको क्लियर करा दूं। 1 मिनट रह गया है ये सेशन एंड होने में, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो मुझे जल्दी से बता दें, फिर 15 मिनट बाद आपका दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, ये जो एग्जांपल बताई है, सर तो मुझे ये बता। बात जी जी जी, पूछें। सर ये बात तो हमें क्लियर होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो इगन फंक्शन ही होगा, क्योंकि उसका आंसर वही आता है। इसके अलावा अगर आपको जरूरी नहीं कि जो है ना डेरिवेटिव ही लेंगे, मतलब कोई ऑपरेटर भी देखना है ना कि कौन सा ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, ठीक है सही ना। तो जी सर। जो ऑपरेटर, उस लिहाज से कोई ऑपरेटर जब अप्लाई हो और फंक्शन रीजनरेट हो जाए, जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव, अगर तो फंक्शन उस ऑपरेटर के अप्लाई होने पर रीजनरेट हो जाए तो फंक्शन आइगन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि हम ऑपरेटर को भी अपने देखते हुए फिर कहेंगे इगन फंक्शन है कि नहीं है। जी 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 जी, वो रीजनरेट अगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल काज और साइन एक्स की एग्जांपल मैंने बताई, जी सर। ठीक है ना। अब अगर सिंगल डेरिवेटिव आप लगाएं तो वो तो आइगन फंक्शन नहीं है, काज एक्स हो या साइन एक्स हो। जी सर, ऐसे ही है। ठीक है ना? जब आप उसको क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव उसका लेंगे तो फिर वो आइगन फंक्शन है, काज एक्स हो या साइन एक्स हो, डबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिहाज से वो आइगन फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया सर। चलें, ठीक हो गया। अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूं, और ये आप लोगों के